हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आपको पेपर करवा रहा हूँ। ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है स्टूडेंट्स। एमकॉम प्राइवेट में अभी जो जुलाई 2021 में जो पेपर हुआ था, अभी 3 महीने पहले लगभग, तो ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ। सीसेस यूनिवर्सिटी का पेपर है, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट में भी इस टॉपिक में से 4-5 क्वेश्चन जो हैं आते हैं। थोड़ा सा टिपिकल पेपर रहता है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ये आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें बुकलेट है ये पूरी की पूरी, और मैं ये आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अपलोड मिलेंगे स्टूडेंट्स, और हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी सब्जेक्ट्स के नाम से। तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और दूसरा आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उसकी प्लेलिस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, क्योंकि प्राइवेट में एमसीक्यूज ही पैटर्न होता है, चाहे एमए हो चाहे एमकॉम हो। ठीक है, और एनटीए नेट का पेपर जैसे अभी नवंबर लास्ट में है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये बुकलेट सीरीज जो है ऐसे, जैसे कि आप साइड में देखिएगा, बुकलेट सीरीज आपकी ऐसे है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ये आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो का पेपर। तो मैं हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका आंसर देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निक्षेपागार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था सन 1996 में। मैंने एक्चुअली स्टूडेंट्स टिक लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पीडीएफ फाइल मंगाते हैं, तो जब मैं लास्ट में एक्चुअली आंसर देता हूं तो बच्चे कहते हैं कि हमें बार बार लास्ट पेज अपने मोबाइल पे देखना पड़ता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसलिए आंसर जो है टिक लगा दिए हैं। आप मुझसे पीडीएफ फाइल भी परचेज कर सकते हैं। नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉल करके शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी कोई पीडीएफ चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हैं कॉल करके। तो 1996 में हुआ था भारत में निक्षेपागार अधिनियम पारित। सेकंड, तेजड़िया वह व्यक्ति है जो कि कीमतों में चाहता है तो वृद्धि चाहता है। मंदड़िया वह व्यक्ति है जो कि कीमतों में चाहता है, तो मंदड़िया जो होता है वो एक्चुअली गिरावट चाहता है, इंग्लिश में हम बियर कहते हैं। तो तेजड़िया जो है वो वृद्धि चाहता है कि बढ़नी चाहिए कीमतें, और जो मंदड़िया होता है वो चाहता है कि गिरावट। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ये जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज़ की जाती है। द्वितीयक बाजार के रूप में भी जाना जाता है, जो सेकेंडरी मार्केट है उसके रूप में भी जाना जाता है। जो शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पोर्टफोलियो विश्लेषण मॉडल की शुरुआत की थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एच.एम. मार्कोविच। ठीक है, तो इन्होंने ही शुरुआत करी थी पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल की। पोर्टफोलियो के निर्माण के माध्यम से जोखिम की संभावना दो संपत्तियों के बीच डैश के मूल्य पर निर्भर करती है। तो होता है सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट। निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई संभावित आय की जोखिम का मापक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विचरण गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मैटर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है ऐसे क्वेश्चंस का अरेंजमेंट करना कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। निम्नलिखित में कौन प्रतिभूति की व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित जोखिम की माप करता है? ऑप्शन सी बीटा। सुरक्षा रेखा बाजार के अनुसार किसी भी प्रत्याशित वापसी एक कार्य है, किसका है? कुल जोखिम का, ऑप्शन ए टोटल रिस्क का। कैपिटल एसेट प्राइसिंग सिद्धांत का दावा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न सबसे अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। क्वेश्चन 11, CAPM के अनुसार जोखिम के सही मापन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बीटा गुणांक, बीटा कोफिशिएंट। मध्यस्थता मूल्य सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो वो करी थी स्टीफन रॉस ने। ऑप्शन नंबर बी। बाजार जोखिम प्रीमियम का ढलान है, तो वह है सुरक्षा रेखा, बाजार दी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। जोखिम मुक्त संपत्ति का बीटा है, तो वो होता है एक्चुअली 0 होता है। द बीटा ऑफ द रिस्क फ्री एसेट्स इज 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 15, बीटा डैश का ढलान है, बीटा इज द स्लोप ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि सुरक्षा बाजार रेखा। बाजार जोखिम 15% है और जोखिम मुक्त दर 5% है, तो एसेट डी का बीटा 0.2 है। तो CAPM के अनुसार एसेट डी की अपेक्षित वापसी क्या है? देखिए कुछ 2-3 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 8%। यदि जोखिम मुक्त दर 3% है और बाजार पोर्टफोलियो की अपेक्षित वापसी 10% है और बाजार पोर्टफोलियो के संबंध में संपत्ति की बीटा 1.2 है, तो संपत्ति की अपेक्षित वापसी होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर बी 11.4%। देखिए मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा एक अलग वीडियो में कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं, वैसी वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। निम्नलिखित में से किसने पूंजी बाजार रेखा की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूंजी बाजार रेखा की शुरुआत, कैपिटल मार्केट लाइन की स्टार्टिंग करी थी विलियम शार्प ने। ऑप्शन ए। मार्कोविट्स का सिद्धांत आधारित है, तो वो है विविधीकरण पर, डाइवर्सिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन पोर्टफोलियो निष्पादन को निर्धारित करने की विधि है? तो देखिए तीनों ही विधि हैं, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क भी है, डिफरेंशियल रिटर्न भी है और कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। औसत स्टॉक को व्यक्तिगत स्टॉक में रखकर कम किया जा सकता है, तो सही आंसर है विविध पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में परिसंपत्तियों पर भारित औसत अनुमानित रिटर्न के रूप में माना जाता है, तो हम कहते हैं ऑप्शन बी पोर्टफोलियो पर अपेक्षित वापसी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। आक्रामक स्टॉक का बीटा मूल्य क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, 1 से अधिक। बीटा तथा अपेक्षित आय के बीच संबंध होता है, तो देखिए वो रेखीय संबंध होता है, ऑप्शन सी बीटा। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसमें लीनियर जो है इनका रिलेशन होता है। बीटा गुणांक का उपयोग बाजार को मापने के लिए किया जाता है, जो कि एक सूचकांक है, तो ऑप्शन सी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। डैश को विविधीकरण के माध्यम से टाला जा सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्प स्थित जोखिम, अनसिस्टमैटिक रिस्क। निम्नलिखित में से किस जोखिम में संगठन द्वारा पेश की गई अस्पष्टता उसके निवेशों को वित्त पोषित करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। रक्षात्मक स्टॉक का बीटा मूल्य होता है, तो वो होता है 1 से कम, <1। स्टॉक के जोखिम की सही माप करने को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं बीटा। प्रतिभूति विश्लेषण किया जाता है, तो देखिए ना तो जोखिम को मापने के लिए किया जाता है, सिक्योरिटी एनालिसिस इज डन फॉर,
और ना मुनाफे के आकलन के लिए। मेजरिंग द रिस्क और एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट, इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पोर्टफोलियो निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है? देखिए, परंपरागत अवधारणा भी लाई जाती है और आधुनिक अवधारणा भी लाई जाती है। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। पोर्टफोलियो निर्माण में सम्मिलित है, तो इसमें अंश और ऋण पत्र जो शेयर्स और डिवेंचर है वो भी सम्मिलित होते हैं, और बॉन्ड्स और जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निवेश के निर्णय की प्रक्रिया संबंधित है, तो तीनों से संबंधित है, पोर्टफोलियो की रचना से भी, पोर्टफोलियो के पुनरावलोकन से भी, और पोर्टफोलियो के मूल्यांकन से भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। पोर्टफोलियो का उद्देश्य विविधता के माध्यम से डैश को कम करना है, जोखिम को। ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे अनुकूल पोर्टफोलियो निम्नलिखित में से किसके साथ कुशल पोर्टफोलियो है? वो है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम उपयोगिता, हाईएस्ट यूटिलिटी। जोखिम उठाने के लिए हमें जो अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त करना चाहिए वह कहलाता है, तो वह ऑप्शन नंबर बी, जोखिम प्रीमियम। एक जोखिम प्रिय निवेशक अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि करना चाहता है, उसे स्टॉक का चयन करना चाहिए, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अधिक निर्यात क्षमता वाले उद्योग। प्रत्याय के मापन की एक आधुनिक तकनीक है, तो वो है कीमत उपार्जन अनुपात। वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक टू मेजर ऑफ रिटर्न इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 39, मुद्रास्फीति को समायोजित करने से पहले निवेश पर जो प्रतिफल अर्जित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नाममात्र दर, नॉमिनल रेट। जोखिम और प्रत्याय में संबंध होता है, तो देखिए पॉजिटिव रिलेशन होता है रिस्क और रिटर्न में, तो सही आंसर है धनात्मक। निवेश पर प्रत्याय डैश से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शुद्ध लाभ तथा विनियोजित या नियोजित पूंजी पर, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। निवेश एक जोखिम मुक्त निवेश है, जबकि, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वास्तविक प्रत्याय जो इक्वल होती है अपेक्षित प्रत्याय के, एक्चुअल रिटर्न जो होती है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के होती है। विनियोग रणनीति डैश का निर्धारण करता है, तो देखिए नियमों का, व्यवहारों का और प्रक्रियाओं का, तीनों का जो है निर्धारण है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्टार्टअप उद्योग की अवस्था को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अग्रणी, इंग्लिश में कहते हैं पॉइनरिंग। गैर उपज परियोजना को डैश द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन सी प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग्स। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक ब्लू चिप कंपनी के समता अंशों में निवेश किया। इसकी जो रिस्क फ्री रिटर्न है 9% है, एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न है 16% है, और मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स है वो 0.8 है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द सिक्योरिटी। जब आप सॉल्व करेंगे उसका आंसर आएगा 14.6%। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके न्यूमेरिकल की कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय निवेश है? ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो शेयर्स होते हैं वो फाइनेंशियल आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं। निवेश तभी उच्च स्कोर करेगा जबकि वह सुरक्षित हो, तो ये सही है सरकारी बॉन्ड के बारे में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पूंजी बाजार रेखा में प्रत्येक निवेश है, तो वो है अनंत रूप से विभाज्य, इनफाइनाइटली डिविजिबल। निवेशक उच्च जोखिम वाले निवेशकों में
निवेश करने के लिए सहमत होते हैं यदि, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वापसी की भविष्यवाणी जोखिम लेने के लिए संतोषजनक है। एक निवेशक संपत्ति में निवेश करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले दिखाया जाता है जबकि संपत्ति उनकी तरलता के क्रम में व्यवस्थित होती है? वो होता है कैशिंग हैंड, हाथ में नकद। निम्नलिखित में से कौन पूंजी एकत्रण के लिए नया वित्तीय साधन है? तो वो देखिए तीनों ही हैं, जो इक्विटी वारंट्स होते हैं वो भी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी, और सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स भी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही जो हैं वो न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर राइजिंग फंड्स के। वित्तीय जोखिम में शामिल होता है, तो देखिए उसमें संभावित आय में भिन्नता की जोखिम भी और दिवालियेपन की जोखिम भी शामिल होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। वित्तीय सूचनाओं का महत्व किसके लिए होता है? तो देखिए इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, भावी विनियोक्ता, उनके लिए भी होता है, जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ होती है उनके लिए भी होता है, आयकर अधिकारीगण जो होते हैं वो सभी के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम रहित निवेश कहलाता है? तो वो है ट्रेजरी बिल। वित्तीय विश्लेषण किसी व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय कारकों के मध्य डैश का अध्ययन करने की विधि है, तो वह संबंध, रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन एक बॉन्ड की विशेषता है? तो देखिए कलेक्ट्रियल, कॉल प्रोविजन और सिंकिंग फंड एंड प्रोटेक्टिव कन्वेंट्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कूपन ब्याज का भुगतान करने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कूपन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जो किसी ब्याज दर का भुगतान नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो हम कहते हैं शून्य कूपन बॉन्ड। बॉन्ड जिसका वर्तमान मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं छूट बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड। निश्चित ब्याज दर के साथ कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है? यदि राष्ट्र में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसमें होती है मूल्य में कमी। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूं, तो 15-20 दिन बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वो भी मुझसे परचेज कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पर। अगर आप वो 5-5 प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हो, अगर आप वो 5-5 प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम्स के लिए हो जाएगी। मार्केट में अगर आपको खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि मार्केट में उनके लिए मैटर कम अवेलेबल होता है, तो मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बना दूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी रहे। फिर भी कई बार ऐसा हो पाता है कि हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हिंदी में भी अलग भी बन सकता है और इंग्लिश में भी। तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं 15-20 दिन बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक कंपनी अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। यदि कंपनी का पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड अच्छा रहा होने पर, और बी ऑप्शन की कंपनी के द्वारा पूर्ववर्ती पहले के यानी 3 वर्षों में लाभांश का भुगतान किया गया होने पर, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आईपीओ का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लघु परिपक्वता ऋण निर्गमन है? तो देखिए, ना तो वो मुद्रा बाजार फंड और गिल्ट है, ना वो फिक्स डिपॉजिट है और ना ही वो बॉन्ड है, ठीक है। तो डी आंसर करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले ऋण पत्रों को क्या कहते हैं? यानी कि डिवेंचर्स को। तो 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले डिवेंचर्स को हम कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
लाभार्जन नहीं होने की परिस्थिति में कौन सी प्रतिभूति कंपनी के ऊपर भार बन जाती है? तो वह है डिवेंचर्स, ऋणपत्र। ऋण या कर्ज भुगतान क्षमता को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। ऋण पात्रता मूल्यांकन, है ना, इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। सरकार द्वारा बट्टे पर निर्गमित अल्पावधि दायित्व पत्र जिसका भुगतान परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, ऑप्शन डी। प्राइमरी मार्केट में कौन निवेश कर सकता है? देखिए, दो तरीके के मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट, है ना, जिसे हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्थाएं होती हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, वो भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन अंशों की कीमत व्यवहार का सरलीकृत चित्र प्रस्तुत करता है? तो वो है तकनीकी विश्लेषण, ऑप्शन सी। आधारभूत विश्लेषण डैश को जानने की विधि है, तो वो है प्रतिभूति का भावी मूल्य। आधारभूत विश्लेषण अवधारणा को किससे संबद्ध किया गया है? तो वो है अनिश्चितताओं को। आधारभूत या मौलिक विश्लेषण में उद्योग विश्लेषण है, तो वो दूसरा कदम है, सेकेंड स्टेप है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि आधारभूत या मौलिक विश्लेषण का अंतिम चरण है, तो वो है तकनीकी विश्लेषण, ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंपनी विश्लेषण फर्म की डैश का निर्धारण करने की विधि है, तो वो है लाभप्रदता, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। भारित निधि क्या है? लोन फंड क्या है? तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि प्रवेश के लिए एक शुल्क चार्ज फंड और निकास के लिए एक शुल्क चार्ज फंड, ठीक है ना। फंड चार्जिंग अ फी ऑफ एंट्री एंड फंड चार्जिंग फी फॉर एग्जिट, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी। बाजार में मूल्य आय अनुपात की तुलना उनके ऐतिहासिक औसत से करके यह निर्णय लिया जा सकता है कि कीमत, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, घट रही है और बढ़ रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक साहसिक पूंजी की विशेषता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जोखिम की का उच्च स्तर भी विशेषता है, समानाधिकृत भी हिस्सेदारी और दीर्घकालीन निवेश और प्रबंध में हिस्सेदारी, तो तीनों ही जो हैं एक साहसिक पूंजी की विशेषताएं हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण का तकनीकी उपकरण है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, चल माध्य, मूविंग एवरेज। डैश विश्लेषण बाजार की भावनाओं एवं अंशों के मूल्यों में गति पर आधारित अध्ययन है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी। निम्नलिखित में से कौन तकनीकी विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? वह ऑप्शन नंबर डी, मूल्य आय अनुपात, प्राइस अर्निंग रेशियो। तकनीकी विश्लेषण डैश स्टॉक की कीमतों को दर्शाता है, तो वो चलन में दर्शाता है, मूव इन ट्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन तकनीकी विश्लेषकों को विक्रय संकेत देता है? देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। एक तो विशेषज्ञों द्वारा जो की गई शॉर्ट सेलिंग है वो सेलिंग की मात्रा से अधिक है, और बी की अधिकांश शेयर बाजार समाचार पत्र मंदी के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। व्याख्या करने के लिए एक बार चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उच्च निम्न दैनिक आधार पर प्रारंभिक एवं अंतिम की कीमतें, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। डाउ सिद्धांत के अनुसार शेयर में दैनिक उतार चढ़ाव और माध्यमिक गतिविधि की पहचान करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें
ऑप्शन सी करेक्ट है, मध्य स्तरीय प्रवृत्ति, है ना, इंटरमीडिएट ट्रेंड्स। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम संकेतक हैं, तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ए और बी दोनों मीन्स जो भूमि उलट के हैं और प्रवृत्ति उलट के हैं, है ना, रोल रिवर्सल और ट्रेंड रिवर्सल के, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राथमिक प्रवृत्ति, मध्यवर्ती प्रवृत्ति और अल्पकालीन प्रवृत्ति के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा है? तो वह है डाउ सिद्धांत, डाउ थ्योरी। डैश जिस पर बहुत सारे व्यापारी स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं, तो वो होता है प्रतिरोध स्तर। मूल्य कार्रवाई को डैश के रूप में विभाजित किया जाता है, तो वो होता है प्रवृत्तियों में और भूल सुधार में, है ना, ट्रेंड्स और करेक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। स्टॉक मूल्य में बुल मार्केट की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो होता है अधिकतम मूल्य, हाईएस्ट प्राइस। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाजार में शामिल है? तो देखिए अभिकोपक, निवेशकर्ता और कंपनी, है ना, तो तीनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन गौण या द्वितीयक बाजार में शामिल है? देखिए सेकेंडरी मार्केट में शामिल है, तो स्टॉक ब्रोकर और एडवाइजरी सर्विसेज भी शामिल होते हैं, वित्तीय मध्यस्थ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी शामिल होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो खुदरा निवेशक होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न की श्रेणी है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ डेरिवेटिव? तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, भावी अनुबंध यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी और अदला बदली करना स्वैप्स भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विषम मात्रा में विक्रय की अपेक्षा विषम मात्रा में क्रय करना डैश सूचक है किसका? तेजी का, बुलिश। वायदा बाजार के तहत डैश प्रक्रिया उन नुकसानों के संग्रह के लिए प्रदान करती है जो पहले से हो चुके हैं, तो ऑप्शन सी दैनिक निपटान, है ना, द डेली सेटलमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भावना सूचक है? तो वह है ट्रेंड लाइन। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पत्ति या कोण बाजार का खिलाड़ी है? जो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेयर इन डेरिवेटिव मार्केट? तो हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और एरिटिबिजियर्स यानी मूल्यांतरक, तीनों रक्षक, स्टोरिया, तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रतिभूतियों के पुनर्विभाजन का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है भौतिक प्रमाण पत्रों में परिवर्तित करना, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डीमैट प्रक्रिया में भौतिक प्रमाण पत्रों को क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, पूरे 100 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कि अगर क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं आपको एमकॉम लेवल पर, या आपको एनटीए नेट से रिलेटेड या पीजीटी से रिलेटेड या टीजीटी से रिलेटेड, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही नॉर्मल रेट पर आप मुझसे एमसीक्यूज़ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।